मूवी की शुरुआत में हमें 1905 का समय दिखाया जाता है, जहां सेना के जवान एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं, जिसे आज शाम की पार्टी में आ रहे सेना के एक बड़े अध्यक्ष को भेंट देने के लिए पेश किया जाना था। और जो भी इस शिकार को कर लेगा, शायद उसे इसके इनाम के रूप में प्रमोशन मिल जाए। जहां फिर हम पारसी नाम के एक ब्रिटिश सेना के आदमी को देखते हैं, जो कि यहाँ अपनी पत्नी नीना और बेटे जैक के साथ आया हुआ था। जिसके बाद शिकार शुरू होता है और अब सभी में से पर्सी उस हिरन को मारने में कामयाब हो जाता है। दरअसल पर्सी के परिवार का कोई भी सेना का एक बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाया था। इसी वजह से पर्सी अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था और उसे विश्वास था कि उसे इस शिकार के लिए कुछ न कुछ तो इनाम अवश्य मिलेगा। लेकिन पार्टी में कोई भी पर्सी का ध्यान नहीं देता, जिससे वो काफी दुखी होता है। पर वो इस बारे में कुछ भी कर नहीं सकता था और इसी तरह एक साल का समय बीत जाता है, जिसके बाद पर्सी को लंदन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी नाम की संस्था में भेजा जाता है, जहां पर्सी की मुलाकात जॉन से होती है, जो कि पर्सी के पूछने पर बताता है कि बोलिविया और ब्राजील के बीच अमेज़न नाम का एक जंगल पड़ता है, जिसकी सीमा को लेकर दोनों देशों में काफी विवाद चल रहा है। इसलिए उन्होंने हमसे सीमाएं मापने के लिए कहा है, क्योंकि दोनों देशों के इस तनाव की वजह से उस जंगल का रबर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमें ये काम करना होगा और तुम पहले भी कई सीमाएं माप चुके हो, इसलिए मैंने तुमको चुना है, जिस सफर में तुम्हें काफी कठिनाइयां और खतरों का सामना करना होगा, क्योंकि अमेज़न का एक ऐसा वर्षावरण है कि वहाँ के पेड़ों की लंबाई की वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक भी नहीं आ पाती, और साथ ही वहाँ तुम्हें कई तरह के जानवरों और कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है और अगर पर्सी ने ये कर लिया तो उसे इसके लिए काफी सम्मान मिलेगा। और अब यहाँ पर्सी के सामने अपने परिवार का नाम रोशन करने का बहुत ही अच्छा मौका था, इसलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस बात को वो नीना से भी बताता है, हालांकि नीना उसके दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसके बावजूद भी पर्सी को इस मिशन पे जाना पड़ता है। और अब हम पर्सी को उसकी यात्रा शुरू करते हुए देखते हैं, जिस दौरान ही उसे अपने जहाज पर किसी के होने का एहसास होता है। और अब वो देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसका नाम हेनरी होता है। और फिर पकड़े जाने पर हेनरी बताता है कि वो भी सेना में ही काम करता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले चले, क्योंकि इस मिशन में वो पर्सी के साथ जाना चाहता था और उसका कोई परिवार भी नहीं था। इसीलिए पर्सी हेनरी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, जहाँ से दोनों इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। जिसके फिर कुछ दिन बाद ये लोग अमेज़न के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे सांप, कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां थी। और इन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए ये लोग एक इंसानों के बस्ती में पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात बैरन नाम के आदमी से होती है, जो कि इस जगह पर रबर का कारोबार करता था। और क्योंकि पर्सी इस जगह को मापने जा रहा था, जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होगी, और वहीं क्योंकि अगर उनके बीच युद्ध हुआ तो इससे बैरन को कारोबार में काफी नुकसान होगा, इसलिए वो पर्सी की मदद के लिए उसे अपने कुछ आदमी, 2 घोड़े और एक आदिवासी गाइड, जिसे इस जंगल के बारे में चप्पा चप्पा पता था, ये सभी उसे देता है, ताकि पर्सी अपने मिशन में कामयाब हो सके। दरअसल पर्सी को अभी यहाँ के एक नदी के स्रोत तक पहुँचना था, इसलिए वो अब उसी नदी के सहारे आगे बढ़ते हैं, जिस दौरान इन सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद ये लोग एक जगह रात बिताते हैं और अगला दिन चढ़ते ही ये सब फिर से आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। जिस दौरान पर्सी को नीना का एक खत मिलता है, जो कि उसे खुश खबर देती कि उसने एक लड़के को जन्म दिया है, जिसका नाम उसने ब्रायन रखा है। और अब इस बात से पर्सी काफी खुश होता है, लेकिन अंदर से ही वो दुखी भी था, क्योंकि ऐसे खुशी के पल में वो अपने परिवार के साथ नहीं था। पर कुछ आगे बढ़ने पर अचानक से इनके ऊपर कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं, जिसमें इनकी एक साथी की मौत हो जाती है और वहीं बाकी सब घायल हो जाते हैं। पर अब यहाँ पर्सी पानी में कूदकर खुद को बचा लेता है। दरअसल ये आदिवासी यहाँ से गुजरने वाले किसी भी अनजान इंसान पर इसी तरह हमला करते थे। और अब यहाँ से आगे बढ़ते वक्त जो आदिवासी गाइड पर्सी के साथ था, वो उसे बताता है कि जिस झरने तक वो जाना चाहते हैं, उस झरने के पीछे काफी घना जंगल मौजूद है, जिसमें आगे जाने पर उन्हें एक सोने का खोया हुआ शहर मिलेगा, जहां अगर कोई पहुंच गया तो वो कभी भी उस शहर से निकलकर वापस नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो शहर किसी स्वर्ग की तरह है। हालांकि उसकी इन बातों को पर्सी नजरअंदाज कर देता है
और वहीं जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा भी आता है कि इनका खाना पीना खत्म हो जाता है। इसलिए अब ये लोग आपस में ही खाने को लेकर भिड़ जाते हैं। पर तभी ये लोग देखते हैं कि ये सब अपनी मंजिल मतलब उस झरने तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब तक इस जगह पर कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया था। इसलिए वो सभी काफी खुश होते हैं, खास करके हेनरी। अब यहाँ पहुंचकर ये सब शिकार करके अपने खाने का इंतजाम करते हैं और साथ ही पर्सी अपना माप लेने का काम पूरा कर लेता है, जिस दौरान उसे कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं और उन्हें देखकर पर्सी को आदिवासी की बात याद आती है, जिसे साबित करने के लिए ये सबूत पर्सी के लिए काफी थे। इसलिए वो अपने मन में इस सोने के शहर को ढूंढने का निश्चय करता है। पर वहीं सभी घर वापस जाना चाहते थे और पर्सी भी अपने परिवार को देखना चाहता था। इसलिए कुछ महीनों बाद वो सभी अपने शहर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर्सी का भव्य स्वागत किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह की खोज की थी जो कि किसी नक्शे में मौजूद नहीं थी। और अब एक पार्टी के दौरान पर्सी की मुलाकात जेम्स से होती है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होते हैं। और कुछ दिन बाद रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्सी अपने इस एडवेंचर के अनुभवों के बारे में सबसे बताता है और साथ ही वो उस खोए हुए सोने के शहर के बारे में भी शेयर करता है, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग पर्सी की निंदा करते हुए कहते हैं कि ये सब वहाँ के आदिवासियों की दंड कथाएं मात्र है और ये सब सुनने में भी किसी कहानी की तरह ही लगता है। पर अब उनकी इस बात पर पर्सी उन्हें एक पोर्चुगीज सिपाही के द्वारा लिखा हुआ पूरा पत्र दिखाता है, जो कि 1753 में लिखा गया था। उस पत्र में लिखा था कि वो एक सोने के शहर तक पहुंच चुका है, जहाँ की दीवारें चांदी से बनी हुई है और साथ ही यहाँ पर मंदिर और बाकी प्राचीन कलाकृतियाँ मौजूद है और साथ ही ये लोग हमसे भी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। और लोग सही भी कहते थे कि जो भी यहाँ आ जाता है उसका यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। और क्योंकि ये पत्र ट्रिनिटी कॉलेज के लाइब्रेरी से मिला था, इसलिए ये एकदम असली है, जिसकी बाद सभी पर्सी की बातों पर विश्वास करते हैं, जिससे पर्सी को फिर से वहां जाने की इजाजत मिल जाती है, जहां इस बार उसके साथ हेनरी और जेम्स जाने के लिए तैयार थे। और फिर वो कुछ आदमियों को लेकर पर्सी अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं। पर जंगल में प्रवेश करते ही वहां के जानवर और परिस्थिति के कारण सभी हताश होने लगते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जेम्स की हालत खराब होती है। लेकिन पर्सी इस बार पक्के इरादे और यहाँ की काफी जानकारी के साथ आया था और तभी इन पर फिर से नदी पार करते वक्त वही आदिवासी तीरों से हमला शुरू कर देते हैं, जिन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था। पर क्योंकि पर्सी इनके बारे में भी अब सब कुछ पढ़कर आया था, इसलिए वो इनके हमला करते ही जोर जोर से अमीगो अमीगो चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से वो आदिवासी अपना हमला रोक देते हैं और फिर इन्हें अपने कबीले में शरण देते हैं, जहाँ जेम्स देता है कि ये लोग एक इंसान को पका कर खा रहे थे और वो इस बारे में पर्सी से बात करता है, जिस पर फिर पर्सी जेम्स से बताता है कि ये इन्हीं लोगों में से एक ही की लाश है, जिसे ये लोग पका कर खाएंगे, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ये लोग किसी अपने को खाते हैं तो उसकी आत्मा इनके अंदर समा जाती है। जिसके बाद पर्सी इनके मुखिया से मिलता है और उनसे सोने के प्राचीन शहर का रास्ता पूछता है, जिस पर वो मुखिया बताता है कि ऐसे ही सीधे आगे बढ़ते जाए, जहाँ कुछ दिन का सफर करने के बाद इन्हें दूसरे कबीले के लोग मिलेंगे, जो कि शायद इनके आगे जाने में मदद कर सके। अब निकलने से पहले सब लोग यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। पर सुबह जब ये सब निकल ही रहे होते हैं तो जेम्स की हालत खराब हो जाती है, जिसने रात को ही सभी लोगों के बैग से उनका खाना भी चोरी करके खा लिया था और अब इनके पास थोड़ा ही खाना बचा था। लेकिन ना चाहते हुए भी ये सब आगे बढ़ते हैं और फिर रास्ते में जेम्स की गलती की वजह से उनकी नाव अपना संतुलन खो देती है, इसलिए अब उन्हें अपना बचा हुआ खाना पानी में फेंकना पड़ता है और साथ ही जेम्स भी उसी नदी में गिर जाता है, जिसे हेनरी कैसे तो बचाकर किनारे लाता है। पर पर्सी को उस पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जेम्स को अपने घोड़े के साथ वहां से वापस भेज देता है, जिसमें उसके साथ एक गाइड भी था, जिससे जेम्स आराम से घर पहुंच जाएगा। और वहीं बाकी के लोग अपना सफर जारी रखते हैं, जिसमें देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं और वहीं बीतते हुए दिनों के खाने की कमी और भूख की वजह से सभी की हिम्मत टूटते जा रही थी और वहीं इन पर कई जंगली जीव जंतु भी हमला कर रहे थे। इसलिए अब हार कर पर्सी को वहां से वापस लौटना पड़ता है। अब घर लौटकर पर्सी अपने परिवार से मिलकर काफी खुश होते हैं, जहाँ उनका बेटा ब्रायन अब बड़ा हो चुका था और साथ ही उसकी एक छोटी सी बेटी भी हो चुकी थी। और फिर कुछ दिन बाद पर्सी और उसके साथियों को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी बुलाया जाता है, जहां हम जेम्स को भी देखते हैं, जो कि अब पहले से काफी बेहतर महसूस लग रहा था
पर वहीं उसने पर्सी और उसके साथियों पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उसे सफर के दौरान कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया और उसे मारने के लिए वहीं छोड़ दिया। इसलिए पर्सी को इस चीज के लिए उससे माफी मांगनी होगी। जिस पर फिर पर्सी जेम्स से कहता है कि उसी की वजह से वो लोग वापस लौट आए और उनका ये मिशन भी फेल हो गया। इसलिए मैं माफी तो मांगूंगा, लेकिन तुमसे नहीं बल्कि अपने साथियों से, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी और तुम्हें वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ा। और अब इतना कहने के बाद पर्सी वहाँ से अपना इस्तीफा दे देता है। जिसके बाद हमें 1914 का समय दिखाया जाता है, जब पहला विश्व युद्ध छिड़ने की वजह से पर्सी को उसमें भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। जो बाहर जानकर पर्सी का बेटा जैक उनसे कहता है कि वो अभी तो आए हैं और अब फिर से उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही वो ये भी व्यक्त करता है कि उन्हें अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है, जो बात पर्सी को काफी बुरी लगती है। और इसी गुस्से में अनजाने में वो जैक को एक थप्पड़ लगा देते हैं, जिसका उसे काफी अफसोस भी होता है। लेकिन अंत में उसे इस लड़ाई में भाग लेने के लिए जाना ही पड़ता है। दरअसल उस खोए हुए शहर को ढूंढने के अलावा पर्सी का कहीं भी मन नहीं लग रहा था, और जहां ये युद्ध चल रहा था वहां उसकी मुलाकात हेनरी से होती है, जो कि पर्सी को एक भविष्य बताने वाली औरत के पास लेकर जाता है, जो पर्सी को देखकर कहती है कि तुम एक खोज करता हो जिसे किसी बहुत ही बड़ी चीज की तलाश है, लेकिन तुम हिम्मत ना हारो क्योंकि तुम उस चीज को पाने के बिल्कुल ही करीब हो, इसलिए तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। जिस बात को सुनकर पर्सी में एक अलग सी जोश आ जाती है और अब वो बढ़ चढ़कर युद्ध में भाग लेता है। पर फिर एक दिन अचानक से दुश्मन सेना क्लोरीन गैस के गोले से हमला कर देते हैं, जिससे पर्सी और उसकी सेना को काफी तकलीफ होती है, पर वो लोग फिर भी डटे रहते हैं, जिस वजह से आखिर में उस लड़ाई को जीत लेते हैं। पर पर्सी की आंख की रोशनी कुछ समय के लिए चली जाती है, हालांकि कुछ दिन बाद वो ठीक भी हो जाती है। और क्योंकि वो बहुत बहादुरी से लड़ा था, इसलिए पर्सी को प्रमोशन दिया गया होता है, जिससे पर्सी काफी खुश होता है। और फिर कुछ साल बाद पर्सी सेना से रिटायरमेंट लेकर अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है। पर अब तक पर्सी की वो सोने के शहर वाली बात पूरी तरह से फैल चुकी थी, इसलिए अब अमेरिका अपने सेना को उस जंगल में खोज के लिए भेजने वाला था। इसीलिए वो लोग इस मिशन में पर्सी की मदद मांगने के लिए आए थे, जिसके लिए पर्सी उन्हें साफ इनकार कर देता है। और ये देखकर पर्सी का बेटा जैक उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि उस शहर को ढूंढना ही आपका सपना है, इसलिए अब हम दोनों मिलकर इस सपने को साथ में पूरा करेंगे। और इस बार मैं आपके साथ हूँ, उस खोए हुए शहर की खोज पर चलूंगा, क्योंकि अगर अमेरिका वालों ने उसे पहले ढूंढ लिया तो वो लोग वहाँ की सभ्यता को नष्ट कर देंगे, इसलिए हमें उनसे पहले उसे ढूंढना होगा। जिसकी इस बात से पर्सी काफी खुश हो जाता है और फिर दोनों मिलकर नीना को भी राजी कर लेते हैं, जो कि पहले तो जैक को भेजने के लिए नहीं मानती, पर बाद में जैक के कहने पर वो मान जाती है। और अब इन्हें जाने की तैयारी करने में 2 साल का और समय लग जाता है, जिसके बाद पर्सी हेनरी से मिलकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर क्योंकि अब हेनरी का भी अपना परिवार था, इसलिए वो पर्सी के साथ जाने से इनकार कर देता है। और अब यहाँ पर्सी की मुलाकात जॉन से होती है, जिसे पर्सी शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसी ने पर्सी को पहली बार अमेज़न के जंगल में भेजा था। इसलिए वो जॉन से कहता है कि अगर मैंने वो सोने का शहर ढूंढ लिया तो मैं आपके पास एक कंपास जरूर पहुंचाऊंगा, जिसे मिलते ही आप समझ जाओगे कि हमने वो शहर ढूंढ लिया। और फिर हम अगले सीन में पर्सी और जैक को अपने परिवार से अलविदा लेकर जाते हुए देखते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद दोनों ही उस जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ से पर्सी नीना को एक खत के जरिए बताता है कि वो लोग आदिवासियों के साथ अच्छे से रह रहे हैं और उन्होंने हमें एक गुफा भी दिखाई है, जिसके चट्टानों पर काफी सारे कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिससे शायद हमें उस शहर को खोजने में कुछ आसानी हो। बाकी जैक भी काफी बहादुरी दिखा रहा है और ये लोग मेरा और जैक का काफी ख्याल रखते हैं, जिससे पता चलता है कि हम सब लोग अलग अलग होकर भी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। और शायद ये मेरा आखिरी खत होगा। जिसके बाद आगे बढ़ते वक्त बाकी के लोग वापस लौट जाते हैं और बचते हैं तो सिर्फ पर्सी और जैक, जो आगे जाने पर 2 अनजान कबीलों की लड़ाई के बीच फंस जाते हैं और उनमें से एक कबीला दोनों को पकड़ लेता है। जिस दौरान जैक काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। जिस पर फिर पर्सी जैक से कहती कि वो चिंता ना करे, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। अब यहाँ दोनों को एक दवाई पिलाई जाती है, जिसके पीने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं और उस दिन के बाद से दोनों का ही कोई पता नहीं चल पाया था। जिस घटना को अब देखते देखते काफी साल बीत चुके होते हैं।
और अब हम नीना को देखते जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। और फिर नीना जॉन से मिलकर उसे बताती कि उससे मिलने कल एक ब्राजीलियन आदमी आया था जो दावा कर रहा था कि जैक और पर्सी को उसने वहीं आदिवासियों के साथ रहते हुए देखा है। हो सकता है कि शायद उन्होंने उस शहर की खोज कर ली हो। जिस पर फिर जॉन उससे कहते कि हमने कई रिसर्च टीम को वहाँ भेजा, लेकिन ना तो वो टीम वापस आई और ना ही वो दोनों। जो बात सुनकर रीना दुखी हो जाती है और फिर वो जॉन को एक कंपास देते हुए कहती कि ये मुझसे उसी आदमी ने आपको देने के लिए कहा था। जिस कंपास को देखकर जॉन पर्सी की कही बात को याद करता है, मतलब कि पर्सी ने शायद उस शहर को ढूंढ लिया है। हालांकि सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। फिर मूवी के आखिरी से में हमें एक नोट के जरिए पता चलता है कि अपने पति और बेटे की याद में 1954 में नीना की भी मौत हो गई और साथ ही ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। और असल में भी आज तक जैक और पर्सी का कुछ पता नहीं चला। कोई कहता है कि दोनों जंगली जानवर का शिकार हो गए, तो किसी के मुताबिक उस घने जंगल में और भी खूंखार कबीले मौजूद है जिन्होंने दोनों को मार दिया होगा। और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि पर्सी ने उस सोने के शहर की खोज कर ली, जिसके बाद वो वापस नहीं आ पाया क्योंकि उस शहर की सुंदरता देखकर किसी का भी वहां से वापस आने का मन नहीं करता था। और फिर इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।